काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, कुछ सवालात भी हैं आपके, उसको भी इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जीडीपी ग्रोथ की बात कर लेते हैं। तो FY26 के लिए डेलॉयट का प्रोजेक्शन आया है कि 6.7% तक, मतलब 6.5 से 6.7% तक की जीडीपी ग्रोथ रह सकती है, स्ट्रॉन्ग डिमांड के कारण। जो टैक्स में रिफॉर्म हुआ है उसके कारण डिमांड के अंदर ग्रोथ रह सकती है और 6.7 तक की जीडीपी ग्रोथ रहेगी। तो अच्छा है भाई। 7% 8% लोग एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ भाई 6.5% से भी ग्रो अगर लगातार होते रहे तो अच्छा पैसा हमारा बन जाएगा। तो पहली तो ये अच्छी खबर है। दूसरी खबर है हमारे पास तुहिन कांता पांडे जी, जो कि सभी चीफ हैं, माधवीपुरी बुच के बाद वही आए थे। तो उन्होंने एक अपडेट दिया है कि 2 एप्लीकेशंस SIF के लिए आई हैं। बस इतना ही अपडेट उन्होंने दिया है। किस AMC ने एप्लीकेशन दी है, किस स्कीम, मतलब किस कैटेगरी की SIF स्कीम के लिए एप्लीकेशन आया है, ये कुछ उन्होंने अपडेट नहीं दिया। बस इतना कहा कि, और ये भी 2-3 दिन पहले का अपडेट था। वीडियो इतनी लंबी हो जा रही थी कि मैं अपडेट नहीं दे पा रहा था आपको। तो 2-3 दिन पहले उन्होंने कहा था कि 10 दिनों के अंदर अंदर हम इसको क्लियर कर देंगे, अप्रूव कर देंगे, सब कुछ सही रहा तो, एंड देन उसके बाद आगे SIF लॉन्च होते हुए हमें दिख सकते हैं। अब एक ही AMC ने, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने 2 कैटेगरी के स्कीम के लिए प्रपोजल दिया है, या फिर 2 अलग अलग AMC ने एक एक SIF स्कीम के लिए दिया है, ये भी उन्होंने क्लियर नहीं किया। मतलब किसी भी तरीके की जानकारी पब्लिक नहीं की, बस इतना कह दिया कि 2 SIF प्रपोजल आए हैं और 10 दिनों के अंदर में हम उसको अप्रूव करेंगे, बस इतना उन्होंने कहा है। तो बहुत सारे लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि SIF कब तक आएगा, कब तक आएगा, कब तक आएगा। तो सब कुछ सही रहा तो मई के अंदर में अनाउंसमेंट होती हुई हमें दिख सकती है। NFO टाइप का मई में ही हो सकता है आ जाए, तो ये भी अच्छी खबर है हमारे लिए। तीसरा अपडेट है कि जो म्यूचुअल फंड्स, एक्टिव म्यूचुअल फंड्स हैं, पैसिव म्यूचुअल फंड होते हैं जो कि इंडेक्स फंड होते हैं, एक्टिव म्यूचुअल फंड जिनका एक्टिव पोर्टफोलियो होता है, फंड मैनेजर्स अपने सूझबूझ से उसको मैनेज करते हैं। तो एक्टिव फंड्स का जो कैश लेवल्स हैं वो पिछले 15 सालों के हाईएस्ट लेवल पे जा चुकी है। पिछले 15 सालों के सबसे हाईएस्ट लेवल पे कैश लेवल जा चुकी है, मतलब एवरेज कैश लेवल। कई सारे फंड हाउसेज हैं जिनका कैश लेवल बहुत कम है, लेकिन कई सारे का फंड कैश लेवल बहुत ज्यादा भी है। तो इसके कारण एवरेज बहुत ज्यादा हाई जा चुकी है। ये संकेत दे रहा है कि फंड मैनेजर्स अभी मार्केट के अंदर में पैसा डालने से कतरा रहे हैं, या तो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही है मार्केट के अंदर। अब कुछ चीजें इससे क्लियर होती है। सबसे पहली चीज क्या क्लियर होती है कि हम जो फंड मैनेजर को पैसा देते हैं, जो एक्सपेंस रेशियो के टर्म पे पैसा देते हैं, हम ही तो सैलरी दे रहे हैं ना फंड चलाने के लिए। तो देखो वो हमारा काम कर रहे हैं और इसीलिए हमें पैसों को लेके ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है। फंड मैनेजर वहां सोचने के लिए बैठा रहता है। पहली चीज तो ये क्लियर होती है। दूसरी चीज ये क्लियर होती है कि मार्केट के अंदर जो फंड मैनेजर हैं वो और ज्यादा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे चल के मार्केट और ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है। मार्केट के अंदर गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं फंड मैनेजर्स, या फिर जो वैल्यूएशन है अभी भी करेक्ट नहीं लग रहा है। फंड मैनेजर्स को लग रहा है कि थोड़ा और वैल्यूएशन करेक्ट हो तो हो सकता है। मतलब पैसा बहुत जा रहा है मार्केट के अंदर में, कंपनीज कम पड़ रही है मार्केट के अंदर, तो और भी अच्छी अच्छी कंपनी को मार्केट में लिस्ट होने की जरूरत है। यहाँ पे क्या होगा, कैश बहुत ज्यादा रखने से, अगर कोई फंड है वो बहुत ज्यादा कैश रखे हुए है लंबे समय तक और मार्केट नहीं गिरती है, तो फंड का रिटर्न भी कम हो जाता है। अब जो एनालिस्ट है वो इसको लेके 2 चीजें, 2 टर्म्स दिखा रहे हैं कि एक बार 2011 के टर्म में ऐसा हुआ था कि जो कैश लेवल्स है वो बहुत ज्यादा हाई हो गए थे, और एक बार 2018 में कैश लेवल्स बहुत हाई हो गए थे। और इन दोनों टर्म में ये देखा गया था कि अगले 1-2 साल तक कैश लेवल्स जब हाई हुए थे उसके 1-2 साल बाद तक जो लार्ज कैप इंडेक्स है, एक तरीके से जो स्टॉक्स है, उनके अंदर रिटर्न्स काफी अच्छे बने थे, और जो मिड कैप एंड स्मॉल कैप के अंदर रिटर्न्स है वो एवरेज बने थे। तो ये चीज है, इंफॉर्मेशन थी इसलिए मैंने बता दिया। डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 2 साल के लिए आपने नहीं स्मॉल कैप के अंदर इन्वेस्ट किया है। आप अगर 2018 में के बाद 2 साल तक अगर रिटर्न एवरेज बने थे स्मॉल कैप, मिड कैप में और लार्ज कैप में ज्यादा अच्छा बने थे, लेकिन फिर भी एक 10 साल का टाइम पीरियड अगर लेते हो, 2014 से 24, 15 से 25, 13 से 23, 16 से 26 अगर लोगे तो रिटर्न्स अच्छे ही मिड कैप स्मॉल कैप में बने हुए हमें दिखते हैं। तो इसलिए
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने आपको दे दिया। अगर कहीं और पे आप ये चीज देखो तो आपको जरूर उस वीडियो में डराने के लिए बताया जाएगा कि 2 साल तक स्मॉल कैप मिड कैप में रिटर्न नहीं बनेंगे, लेकिन 2 साल के लिए आपने इन्वेस्ट नहीं किया है। अगर अगले 2 साल बाद आपको निकालना है तो आप 8 साल पहले से इन्वेस्टेड होंगे, तो ये 8 साल तो अच्छे रिटर्न बने, और 2 साल में एवरेज भी बनते हैं तो काफी अच्छा बन जाता है। तो इसलिए डेटा है, इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी, लेकिन डरने घबराने परेशान होने की जरूरत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आया है, उसको भी क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इनका कहना है कि मैंने कोटक के अंदर और एचडीएफसी के अंदर दोनों के मिड कैप के अंदर इन्वेस्ट कर लिया, 12-13 साल का गोल है, और अब मैं इनका ओवरलैप देख रहा हूं तो 40% से ऊपर का ओवरलैप दिख रहा है। तो अगर आपको 40% से ऊपर का ओवरलैप दिख रहा है तो डेफिनेटली दोनों फंड अपने पोर्टफोलियो में तो आप नहीं ही रख सकते हैं, आपको एक को तो हटाना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि 40% से भी ऊपर का ओवरलैप अगर हो गया तो मतलब तो आपका लगभग आधा पैसा एक ही जगह पे इन्वेस्ट हो रहा है, आधा पोर्टफोलियो तो सेम ही हो गया। तो एक्चुअल में जो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्ट किया या अलग अलग फंड में अलग टाइप के रिटर्न्स, अलग अलग होल्डिंग होगी तभी तो मिलेंगे। और देखो, लार्ज कैप में और मिड कैप में ये दिक्कत आती है क्योंकि इन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ चॉइसेस है फंड मैनेजर के पास वो बहुत कम है। एक में 100 स्टॉक्स बस, एक में 150 स्टॉक्स बस। तो भाई फंड मैनेजर भी बेचारा क्या करेगा, गिन चुन के वही 100 स्टॉक्स में से, जो अगर 50 फंड है तो 50 फंड को उन्हीं 100 स्टॉक में से इन्वेस्ट करना है, उन्हीं 150 स्टॉक्स में से इन्वेस्ट करना है। और ये एक बड़ी दिक्कत है, मुझे लगता है सेबी के अंदर भी इन चीजों के बारे में बातचीत हो रही होगी और जल्दी ही एक बार हो सकता है रीकैटेगराइजेशन फिर से हमें देखने को मिले, 2-3 साल 5 साल बाद ही मिले, लेकिन करना तो पड़ेगा। ये जो स्टॉक का यूनिवर्स है उसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मार्केट जैसे जैसे बड़ी हो रही है, अगर म्यूचुअल फंड्स को हम ज्यादा नंबर ऑफ स्टॉक्स नहीं देंगे इन्वेस्ट करने के लिए तो फिर रिटर्न्स बहुत खराब हो जाएंगे, लार्ज कैप के, इवन मिड कैप के भी। और इसी कारण हमें देखने को मिलता है मिड कैप के अंदर इंडेक्स बहुत, मतलब टक्कर की लड़ाई होती है लार्ज कैप में और मिड कैप में, इंडेक्स और एक्टिव फंड्स के कारण, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ स्टॉक्स की जो चॉइसेस हैं वो बहुत कम है। तो सबसे पहले 12-13 साल का अगर आपका गोल है तो आप एक मिड कैप के साथ एक स्मॉल कैप को भी इन्वेस्ट कर सकते थे। तो एक मिड कैप एक स्मॉल कैप रहता तो ओवरलैप कम रहता। या फिर अगर आप वॉलेटिलिटी नहीं चाहिए पोर्टफोलियो के अंदर, कम चाहिए, तो एक मिड कैप के साथ एक मल्टी कैप रखा जा सकता था, इससे भी वॉलेटिलिटी भी कम रहती पोर्टफोलियो के अंदर में और ओवरलैप भी नहीं रहता, क्योंकि मल्टी कैप रहता तो उसका लगभग मान लो तो 40% तो लार्ज कैप के ही अंदर रहता, 25% मिड कैप, 25% स्मॉल कैप के अंदर रहता, तो वॉलेटिलिटी कम रहती वहां पे, और साथ में ओवरलैपिंग भी कम रहती। तो इस चीज को जरूर कंसीडर किया जा सकता है। इसके अलावा फेसबुक पे अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है, डायरेक्टली अगर बात करना चाहते हो पोर्टफोलियो रिलेटेड एंड स्कीम रिलेटेड, कोई दिक्कत है, क्वेश्चन है, तो वो आप फेसबुक पे कनेक्ट कर सकते हो मैसेज के जरिए डायरेक्टली, कोई फीस कुछ पैसा नहीं है। एंड यूट्यूब चैनल पे लिंक होगा फेसबुक का। वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो सब्सक्राइब करो चैनल को, बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं।